स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो मुख्य रूप से किसान आंदोलन, किसान सभा, मजदूर संगठन और रैलेट एक्ट पर आधारित है। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। बिल्कुल। और अगर छात्र चैनल पर निरंतर बने रहेंगे तो आगे चलकर लाइव क्लास भी स्टार्ट किया जाएगा। और हाँ, सभी पीडीएफ भी फ्री में दिए जाएंगे। हाँ, तो चलिए आज की इस गहन चर्चा को शुरू करते हैं। आज हम 1918 से 1940 के बीच हुए उन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलनों को देखेंगे जिन्होंने सच में ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी थी। जी। और अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यूपीएससी और पीसीएस के लिए यह कालखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। मतलब सोचिए, एक भारतीय मजदूर जो फीजी के खेतों में सालों तक कोड़े खा रहा था, वो वापस लौटता है और रातों रात उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों की एक अजेय फौज खड़ी कर देता है। हाँ, और इसी तरह पंजाब का एक युवा जो एक खौफनाक नरसंहार का बदला लेने के लिए 21 साल तक खामोशी से इंतजार करता है। अरे बाप रे, सच में ये कोई फिल्मी कहानियां नहीं है। आज हम उसी दौर में उतर रहे हैं जब भारत का आम आदमी ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया था। देखिए, अक्सर हम इतिहास को सिर्फ गोलमेज सम्मेलनों या संसदों की बहसों के नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर वाकई समझना है कि ब्रिटिश राज कैसे कमजोर पड़ा तो हमें जमीन पर आना होगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि असली बदलाव गांव और कारखानों से शुरू हुआ। बिल्कुल। 1918 से 1920 का जो कालखंड था वो भारतीय इतिहास में एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह था। मतलब एक पूर्ण तूफान। अच्छा, ये परफेक्ट स्टॉर्म कैसे बना? इसके 3 मुख्य कारण थे। एक तरफ था भयंकर कृषि संकट जिसने किसान सभाओं को जन्म दिया। दूसरी तरफ शहरों में औद्योगिक चेतना आ रही थी जिससे ट्रेड यूनियन बने। हाँ, और तीसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की रॉलेट एक्ट जैसी दमनकारी नीतियां थीं। जी बिल्कुल। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसने आम नागरिक को भी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो ये महासंकट खेतों से कैसे उठा? इसके लिए हमें अवध के क्षेत्र को देखना होगा। हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर के इलाकों में एका आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, मैं अपने नोट्स में देख रही थी कि इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था, जो एक पिछड़ी जाति से आते थे। लेकिन इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण था जमींदारों द्वारा लगान में 50% से भी अधिक की वृद्धि। बाप रे, 50%? हाँ, और बात सिर्फ नकद लगान की नहीं थी। जमींदारों ने उपज के रूप में भी लगान वसूलना शुरू कर दिया था। मतलब किसान जो भी उगाएगा उसका सीधा हिस्सा जमींदार ले जाएगा। अगर जो लोग सुन रहे हैं वो इस दर्द को समझना चाहें, तो बस ये कल्पना करें कि आज के दौर में अचानक से आपका इनकम टैक्स 50% बढ़ जाए। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और सिर्फ टैक्स ही नहीं, बल्कि टैक्स के रूप में कोई अधिकारी आपके घर आए और आपकी रसोई से राशन भी छीन कर ले जाए, तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा? कोई भी नहीं रह सकता। और जब अस्तित्व पर इस तरह का खतरा मंडराता है तो डर खत्म हो जाता है। किसानों ने भी यही किया, वो संगठित होने लगे। तो क्या यहीं से प्रांतीय किसान सभाओं की शुरुआत होती है? जी हाँ, परीक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा का गठन हुआ। इसमें इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय जी शामिल थे, सही? बिल्कुल। और फिर 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा बनी, जिसे बाबा रामचंद्र के प्रयासों से बनाया गया था। मैं जब बाबा रामचंद्र के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई। उनकी जीवन यात्रा कितनी अविश्वसनीय है। हाँ, उनका मूल नाम श्रीधर बलवंत जोतकर था। वो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार से थे। और वो फिजी में एक अनुबंधित मजदूर, जिन्हें हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, उसके रूप में भी काम कर चुके थे। देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि फिजी के उस शोषणकारी अनुभव ने ही उन्हें एक नई दृष्टि दी। मतलब उन्हें विदेशी धरती पर ये समझ आ गया था कि सत्ता कैसे शोषण करती है। बिल्कुल। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने अवध के किसानों को बहुत ही सफलतापूर्वक संगठित किया। उनके विदेशी अनुभव ने यहाँ के स्थानीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। और सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार में भी तो बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। जी, बिहार प्रांतीय किसान सभा, जिसे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्थापित किया था। हाँ, जिन्हें लोग प्यार से किसान प्राण भी कहते थे। सही कहा। और उनका लक्ष्य तो और भी बड़ा था। वो सीधे जमींदारी उन्मूलन चाहते थे। मतलब पूरी व्यवस्था ही खत्म करना चाहते थे। और इन्हीं सब छोटे छोटे संघर्षों का परिणाम था कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। जी,
जिसका मुख्य उद्देश्य भी जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना था। और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बने और महासचिव एनजी रंगा बने। बिल्कुल। अब देखिए, ये तो हुई खेतों की बात, लेकिन अब हम कारखानों की ओर चलते हैं। हाँ, क्योंकि जो किसान गांव में बर्बाद हो रहे थे वो काम की तलाश में शहरों की तरफ ही तो भागेंगे। एकदम सही। और जहां ग्रामीण किसान जमींदारों के खिलाफ लड़ रहे थे, वहीं शहरी मजदूर अब मिल मालिकों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। तो मजदूरों ने खुद को कैसे संगठित किया? 1918 में बीपी वाडिया और वी कल्याण सुंदरम ने मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की। अच्छा, तो ये भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। जी। और उसी साल महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो शुरुआती दौर के सबसे मजबूत श्रमिक संघों में से एक था। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैंने पढ़ा है कि 1919 में वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना होती है। हाँ, जिनेवा में। और उसके ठीक एक साल बाद अक्टूबर 1920 में भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम एटक कहते हैं, उसका गठन हो जाता है। जी, बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। तो मेरा सवाल ये है कि इतने जल्दी इस वैश्विक संस्था का असर भारत पर कैसे पड़ा? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो ILO के बनने से मजदूरों के अधिकारों को एक वैश्विक कानूनी मान्यता मिल गई थी। अच्छा, मतलब अब उनकी मांगें महज बगावत नहीं थीं। बिल्कुल, अब वो अपने हक की बात कर सकते थे। इसी से प्रेरित होकर NM जोशी ने एटक की स्थापना की। और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने। जी, लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी वैचारिक लहर आ रही थी, वामपंथी दलों का उदय। हाँ, ये बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है मुझे। एक तरफ गांधी जी यूनियन बना रहे हैं जो वर्ग समन्वय की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना होती है 1919 में, जिसके MN रॉय पहले भारतीय सदस्य बनते हैं। बिल्कुल। फिर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है। तो मतलब मजदूरों के लिए एक ही समय में इतने अलग-अलग विचार पनप रहे थे। देखिए, ये एक दौर था वैचारिक मंथन का। गांधी जी मानते थे कि मिल मालिक और मजदूर एक परिवार की तरह हैं, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर न हो। लेकिन जो वामपंथी नेता थे वो वर्ग संघर्ष की बात कर रहे थे। बिल्कुल, रूसी क्रांति के प्रभाव के कारण वो पूरी व्यवस्था को ही पलटना चाहते थे। और इसीलिए ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई थी कि उसने 1924 में कानपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया। हाँ, इन वामपंथी विचारों को कुचलने के लिए। पर वो रुके नहीं। 1940 में MN रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बनाई और 1929 के नागपुर अधिवेशन में एटक का विभाजन भी हुआ था, है ना? जी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। विचारधाराओं का टकराव बहुत बढ़ गया था। तो अब जरा ब्रिटिश सरकार के नजरिए से सोचिए। गांव में किसान भड़के हुए हैं, शहरों में मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। और जब सरकार डरती है तो वो दमन पर उतर आती है। बिल्कुल। और यहीं से आता है वो काला कानून जिसने पूरे देश को उद्वेलित कर दिया, रॉलेट एक्ट, जो मार्च 1919 में आया था। जी, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की समिति ने इसे बनाया था। तो इस सब का क्या मतलब था? इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून क्यों कहा गया? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब था नागरिक अधिकारों का पूर्ण निलंबन। सरकार किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाल सकती थी। मतलब कोई हमेशा के लिए आपके सभी अधिकार छीन ले। और इसके जवाब में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया, जो कि भारत का पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुई। और इसी सत्याग्रह के दौरान पंजाब में जो घटना घटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो बहुत ही खौफनाक था। जी, 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसी के विरोध में 13 अप्रैल, जो कि बैसाखी का दिन था, जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण जनसभा हो रही थी। और उस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, माइकल ओडायर, उसने बहुत ही क्रूर शासन चलाया। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस घटना ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मुझे याद है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर यानी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। हाँ, और C शंकरन नायर ने वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे लिया। इतने बड़े बड़े पदों को त्यागने का क्या मतलब था उस समय? इसका मतलब था कि इस घटना ने ब्रिटिश शासन की पूरी नैतिक वैधता को ही खत्म कर दिया था। मतलब अब समझौता संभव ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। बुद्धिजीवियों ने यह साफ कर दिया कि आपका सम्मान अब हमारे लिए कलंक है। और इसका एक बहुत ही गहरा असर युवा पीढ़ी पर भी हुआ।
उधम सिंह के इंतजार और उनके दृढ़ संकल्प पर मुझे गहरा आश्चर्य होता है। जी, 21 साल का इंतजार। हाँ, मार्च 1940 में लंदन जाकर उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कर दी। 21 साल बाद। ये दिखाता है कि जलियांवाला बाग ने भारतीय जनमानस में कितना गहरा घाव छोड़ा था। बिल्कुल। अब इतनी भयानक घटना के बाद देश को एक ऐसी दिशा की जरूरत थी जो पूरे राष्ट्र को एक कर सके। और यहीं से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती। हाँ, सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। और विरोध स्वरूप हकीम अजमल खान ने अपनी हाजिकुल मुल्क की पदवी त्याग दी। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन और धार्मिक पहचान के बीच एक बहुत जटिल बहस भी देखने को मिलती है, गांधी जी और जिन्ना के बीच। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक सवाल खड़ा करता है। हाँ, गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता और उसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के एक महान अवसर के रूप में देखा, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को चेतावनी दी कि वो राजनीति में धर्म को ना लाएं। बिल्कुल। जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का कड़ा विरोध किया। तो ये जो वैचारिक मतभेद था, इसे आप कैसे समझाएंगे? दोनों के अपने अपने तर्क क्या थे? देखिए, अगर तटस्थ होकर विचार करें तो ये बहस इस बात पर थी कि आजादी की लड़ाई का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अच्छा। गांधी जी का नजरिया था कि एक विशाल जन आंदोलन खड़ा करने के लिए लोगों की भावनाओं और धर्म का सहारा लिया जाना चाहिए ताकि वो आसानी से जुड़ सकें। और जिन्ना क्या सोच है कि? जिन्ना की चेतावनी ये थी कि राजनीति को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक दायरे में रखना चाहिए। उन्हें लगता था कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना आगे चलकर खतरनाक हो सकता है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी रणनीतिक सोच थी और इसी सब के बीच सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष कांग्रेस अधिवेशन हुआ। जी, जो पूरी तरह से जलियांवाला बाग और खिलाफत के इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित था। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटे तो ये साफ है कि 1918 से 1940 का ये कालखंड महज कुछ घटनाओं का संग्रह नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक महासंगम था। हाँ, इसमें अवध के किसानों की लगान माफी की जंग शामिल थी, मद्रास और अहमदाबाद के मजदूरों की हड़तालें थीं, रॉलेट एक्ट के खिलाफ आम जनता का गुस्सा था और खिलाफत जैसे राष्ट्रीय एकता के प्रयास थे। और ये सब घटनाएं हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती हैं। क्या? यही कि इतिहास केवल किताबों के पन्ने नहीं हैं। जब अलग अलग वर्गों के लोग अपने बुनियादी अधिकारों के लिए एक साथ खड़े होते हैं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता को भी चुनौती दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और कठिन परिश्रम ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। इसलिए जो छात्र हमें सुन रहे हैं वो अपनी तैयारी पर अडिग रहें। आज की क्लास को खत्म करने से पहले मैं एक अंतिम विचार आप सबके लिए छोड़ना चाहती हूँ। जी, बताइए। किसी भी दमनकारी व्यवस्था को बदलने के लिए वाकई क्या अधिक कारगर होता है? क्या वो किसान सभाओं और मजदूर यूनियनों द्वारा किया गया धीमा, निरंतर और लंबा आर्थिक संघर्ष है? या फिर जलियांवाला बाग जैसे क्रूर दमन के बाद जनता के भीतर अचानक पैदा हुई वो भावनात्मक और विस्फोटक एकजुटता? इतिहास को बदलने में ज्यादा ताकत किसमें है? आप लोग इस प्रश्न पर स्वयं विचार कीजिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है ये। तो आज की हमारी गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत